पहाड़ों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर हलचलों को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। पहाड़ों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर के हर पहलू को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेके आया हूँ आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात, जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड की उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से एक अपनी पहचान बनाई और निरंतर उत्तराखंड की सेवा में कार्यरत हैं। साथ ही करते हैं हम उनके जीवन के उतार चढ़ावों के बारे में बातचीत, उनके जीवन के सफर के बारे में बातचीत। उनसे होती है कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। आपकी बात करा रहे हैं उत्तराखंड के ट्रेडिशनल लोक गायक जगदीश बकरोला जी से। ट्रेडिशनल हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि लगातार पिछले 45-50 सालों का इनका सफ़र रहा है और इनके जितने भी गाने रहे हैं ज़्यादातर लोक गीतों पर आधारित रहे हैं और लोक संस्कृति पर आधारित रहे हैं और इन्होंने उत्तराखंड की उन मुद्दों को उठाया अपने गीतों में जो वहाँ के आम भाषा में जो है जिनको लोक गीत कहते हैं, उन पर उनके ज़्यादा गीत थे। गुरुजी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी दीप जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने लोगों को चांस दिया, इतने लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है और मुझे भी ये चांस दिया है, उसके लिए आपका कोटि सारा धन्यवाद। हम चाहते हैं कि सर कार्यक्रम की शुरुआत कोई आप देवभूमि के किसी गीत से सुनाते तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। हमारे दर्शक चाहते हैं कि कोई देवभूमि का कोई गीत। वैसे तो मेरा गला खराब है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जय उत्तराखंड त्वे को हमारो प्रणाम, जय उत्तराखंड त्वे को हमारो प्रणाम। गुरुजी, हमारे दर्शकों का पहला क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका बचपन कैसे बीता और कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखो जी, मेरी शिक्षा सबसे पहले मेरी पैदाइश हुई मेरी पट्टी असवाल से हूँ, ग्राम बकरोली, जिला पौड़ी गढ़वाल। और शिक्षा दीक्षा संगीत मैंने बचपन से सीखा। कोई भी गाता था तो मुझे एक बार कोई सुना देता था या सुन लेता था तो मेरा दिमाग ऐसा तेज़ था कि मुझे एक ही बार में पूरा गाना याद हो जाता था। और सबसे पहले मेरे पिताजी कहते थे तो घर में मत रहा कर, स्कूल में जाया कर बच्चों के साथ। तो जब स्कूल में गाने का कंपटीशन हुआ हमारे यहाँ, सबसे पहले फर्स्ट आया मैं, तो मुझे एक पेन और एक कापी इनाम में मिली थी उस ज़माने में और मुझे बहुत खुशी हुई। यानी हम कह सकते हैं कि आप जो है स्कूल बचपन से ही, यानी आपको गीत संगीत का शौक था, स्कूल और कार्यक्रमों में आप लगातार भाग लेते रहते थे। हाँ जी। साथ ही जो है आप उस टाइम आपने बचपन में ही ये ठाना था कि भाई मैं भी जो है कैसेट निकाल लूँगा और कैसेट की धुन आपके मन में ऐसी लगी कि आखिर आपने जो है कई कैसेटें निकाली। तो ये कहाँ से आपके माइंड में आया इस तरह का? वो तो ये है कि जब मेरे पिताजी ने मुझे दिल्ली भेजा, दिल्ली मैंने पढ़ा लिखा, बड़े बड़े लोगों से जानकारी हुई, राय जी से और गोपाल बाबू गोस्वामी से, नरेंद्र सिंह नेगी से, इनसे लोगों से जान पहचान हुई। तब पहली कैसेट राय जी की सुनी थी मैंने, मंसूरी पहाड़ा पे लौंडा रूम झूम मुरली बाजी गे। तो मेरा विचार था भगवान कभी मैं भी कैसेट निकाल पाऊँगा। तो मैंने राय जी से कहा मेरी कैसेट निकलवा दो। राय जी ने कहा तेरी नहीं निकल सकती। मैंने कहा क्यों? बोली तेरी आवाज़ मैकिक नहीं है। अब मुझे क्या पता कि मैकिक क्या होता है। फिर सोनू टाउन गया मैं एक दिन चरणजीत आहूजा के पास। चरणजीत आहूजा ने कहा तेरे पास मैटर है, तो मैंने उनको सारा मैटर सुनाया। बड़े खुश हो गए, कह रहे पहली तारीख को आना, तेरी रिकॉर्डिंग है।
यानी इस तरह से आपने जो है कैसेट इस का तरह आपका में- सफ़र शुरू हुआ। और गुरुजी आप साथ ही जो है जब जैसे जैसे युवा होते रहे तो आप जो है चंद सिंह राही जी के ग्रुप में भी जुड़ गए। उस टाइम कैसा माहौल होता था और क्या मंच पे किस तरह की परफॉर्मेंसें रहती थी आप लोगों की? एक प्रोग्राम होता था, कई महीनों तक रिहर्सल होती थी, कई महीनों तक हमें तो ज़्यादा गाने का मौका दिया भी नहीं जाता था। जब पब्लिक कम हो जाती थी तब बोलते थे चल भाई ये गाना तू भी गा ले, लेकिन फिर भी पूरे टाइम 1 महीना रिहर्सल करते थे हम। उनके साथ में ज़्यादातर ढोलक बजाया करता था। कौन से सन की बात होगी सर ये? ये सन की बात है, सन 81-82। अच्छा, सन 1981-82 के बीच जो है आप 1981 मंच में जो है चंद सिंह राही जी के साथ जुड़ गए थे। जुड़ गया था। साथ सर आप जुड़ते रहे साथ में आप सबसे पहले 80 में मैंने पहला प्रोग्राम नजीबाद रेडियो में दिया है। उस समय का कोई गीत आपको याद आ रहा हो, आपका मनपसंद गाना या जो आपने रेडियो में सुनाया वो कोई होगा? हाँ वो है एक गीत, साल वासम मात बातों का मास सतपुरी मोटर बोगिनी खास, ये गाना था। बड़ा सर हिट हुआ था मेरा ये गाना। उसके बाद सर आपने जो है 1984 में जो है अपनी पहली एल्बम निकाली मिलिट्री का छोरा। किस तरह से इस एल्बम की आपने शुरुआत करी, कैसे बना कॉन्सेप्ट की मिलिट्री का छोरा निकालनी है, अपनी कैसेट निकाली और कौन सी कंपनी से निकाली? आहूजा जी थे सोनोटोन में म्यूजिक डायरेक्टर, उनके पास गया मैं। उन्होंने बोला तेरे गीत बहुत अच्छे हैं तो लड़की को लेके आई हो मेरे पास। तो मैं गया था उनके पास 4 फरवरी को, याद है मुझे डेट। तो उन्होंने कहा 3 मार्च को तेरी रिकॉर्डिंग होगी। 3 मार्च को गया तो फ्लूट वाला नहीं आया, 2 गाने हुए। फिर 7 मार्च को पूरी रिकॉर्डिंग हुई मेरी। सर मिलिट्री का छोरा में आपके कई सुपरहिट गाने थे जो आज भी लोग याद करते हैं, चाहे पप्पू का पिताजी वाला हो, चाहे वो नजर काला डांडा वाला गाना हो, कई सारे उसके सुपरहिट गाने रहे। क्या कुछ याद आ रहा है? याद तो बहुत सारे हैं और पूरी कैसेट याद है, पप्पू का पिताजी वाला 2 लाइन। पर ये गला है खराब, फिर भी कोशिश करता हूँ। पप्पू का पिताजी आईच नयार हम भी आना चौआ क्वार्टर तैयार। आपने सर आपने कहा कि मैं सोलो कम गाऊंगा और साथ में ड्यूट ज़्यादा गाऊंगा। आपने जो है उत्तराखंड की गायिकाओं को जो है मौका दिया। आपने अपनी एल्बम में जो है ड्यूट गानों की शुरुआत करी। कैसे माइंड में आया, कैसे दिमाग में आया और कैसे क्या था ये? मैं चाहता था कि फिल्मी गाने सुनता रहता था, तब मैं सोचता था जैसे ये लोग गा रहे हैं ऐसे हम क्यों नहीं गा सकते। वो एक कॉन्सेप्ट मेरे मन में था, इसीलिए मैंने उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ा, उसी कॉन्सेप्ट से रिहर्सल की और उसी से तैयारी की। हम कह सकते हैं कि एल्बमों में और कैस्टों में जो है ड्यूट की शुरुआत ही आपने करी। हाँ जी। सुनीता बेनीवाल जी के साथ आपकी जोड़ी बड़ी सुपर हिट रही। ज़्यादातर एल्बमों में, ज़्यादातर कैस्टों में वो जो है आपके साथ गए। कई और भी कलाकार थे, कौन कौन कुछ याद आ रहा है? सुनीता बेनीवाल तो थी, रेखा दसवाना, बीना भट्ट, और क्या कहते हैं आपका लिली डोंडिया, और से विधि जैन, विधि ने भी गाया है। और क्या कहते हैं वो है सुधा बड़ताल। तो इस तरह मैंने बहुत लड़कियों को चांस दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि उस समय 70 और 80 के दशक में आपने ड्यूट गानों की शुरुआत करी और कई जो है गायिकाओं को आपने मौका दिया। उभारा है, बल्कि मैंने उनको बहुत ज़्यादा रेखा के घर जा जाकर 1-1 महीने तक रिहर्सल कराता था। आजकल तो वो ज़माना ख़त्म हो गया,
जब लड़कियां रिहर्सल करती हैं। यानी पहले के ज़माने में जो है रिहर्सल बहुत होती थी, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट बनाए हाँ। उस पर रिहर्सल बहुत होती थी। रिहर्सल बहुत होती थी, तब तक जाके स्टेज पे आते थे, तब जाके वहाँ कंपनी में जाते थे। अब तो रिहर्सल कोई करना ही नहीं चाहता। सर, आपकी मिलिट्री का छोरा बड़ी सुपर हिट रही, उसके बाद फिर 1985 में आपकी जो है हिमनी मोटर आई। हिमनी मोटर के भी सारे गाने जो है सुपर हिट रहे, लोग आज भी उसको याद करते हैं। कैसे याद आ रहा है हिमनी मोटर का कुछ? हाँ, इमली मोटर का तो सारे गाने हिट थे। कुछ गानों की वो मैंने खुद धुन बना के एक गाना मैंने लिखा था खुद ही। जीजा मेरा कुंदाना सिंगा मेकू साड़ी मांगे दे तू। तो ये गाना बड़ा हिट हुआ, आज भी मैं गाता हूँ, लोग गाते हैं तो बड़ा हिट है गाना। गुरुजी, आपकी कैसेट थी हिमनी मोटर, उसका एक गाना और बड़ा सुपर हिट हुआ था सनका बांध, जिसने आपको जो है बुलंदियों पे छू दिया था और आप एज ए लोक गायक के तौर पे आप स्टेबल हो चुके थे और जहाँ भी देखो शादी ब्याह हो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, सनका बांध के बिना अधूरा रहता था। और जब भी आप मंच पे जाते थे तो सनका बांध के बिना जो है लोगों का दिल नहीं भरता था। क्या था ये सनका बांध? थोड़ा सनका बांध ऐसी थी जी, एक जगह गया था मैं शादी में, वो मेरे लिए बड़ा हिट रहा। वहाँ एक जोड़ा आया था जो शादी में गाते हैं, उन्होंने एक पहरा गाया था, तिले दारू बोला मेरी सनका बांधेया, मुझे याद हो गया। उसके बाद मैंने इस पे अंतरे जोड़े। तो एक दिन मैंने जयपुर प्रोग्राम किया, वहाँ सुना है किसी ने पसंद नहीं किया गाना, मैंने कहा बेकार है। फिर मैंने कैसेट में दिया तो बड़ा हिट हुआ ये गाना। कुछ दो लाइन हमारे दर्शक। तो वो इस तरह था, बल तिले दारू बोला मेरी सनका बांधे या, सनका तिले दारू बोला मेरी सनका बांधे या। गुरुजी, उसके बाद आपकी एक और एल्बम आई थी ठम ठम पलटन, जिसमें एक गाना आपका बड़ा हिट हुआ था, क्योंकि सुनने में आता है कि उस टाइम की जो वारियाँ होती थी वो जो है जब घास काटती थी तो इस गाने को बहुत सुनती थी और अपने स्वामी की याद करती थी। क्या था ये, थोड़ा बताइए। वो ये था जी कि बांकेलाल जी ने एक गीत लिखा था, राम कसम स्वामी मैं दिल्ली को मैं जाऊँ। तो मैंने बोला बांकेलाल जी ये गाना मुझे दे दो। बोलना मेरा गाना ख़राब हो जाए तुझे नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं भी ये गाना गा के रहूँगा। फिर मैंने अपना लिखा और बांकेलाल जी का गाना वहीं रह गया, मेरा ये गाना हिट हो गया। क्योंकि हर बुआरी चाहती थी कि वो जो है दिल्ली घूमे, तो क्या था ये, थोड़े दो लाइन उसकी सुना। तो मैंने अपनी तरफ से फिर उसके अंतरे बनाए, अस्थाई बनाई, और आज भी जब भी कभी गाता हूँ इस गाने को बड़ा चाव से सुनते हैं लोग। सोनी लिया तुम्हारा, सोनी लिया तुम्हारा बिन अपनी कटेंदा दिन कन कर मिल मीमा इनू बता दिया, राम कसम भगवान कसम हे राम कसम स्वामी मैं दिल्ली घुमा दिया, भगवान कसम स्वामी मैं दिल्ली घुमा दिया। इसी गाने पे चली थी ठम ठम पलटन में कैसेट। गुरुजी, उस टाइम पे जो है 70-80 के दशक में फिल्मों का भी दौर शुरू हो गया था। जगवाल फिल्म आ चुकी थी, उसके बाद कई और भी फिल्मों का निर्माण हो रहा था। तो क्या कभी लगा नहीं कि फिल्मों की और भी जाया जाए, फिल्मों में गाना गाया जाए, कुछ इस तरह का? जब जाया तो क्यों नहीं जाया, पर किसी ने लिया ही नहीं तो नहीं बना भाई। क्योंकि आपके समय में कई दिग्गज कलाकार हुआ करते थे, गोपाल बाबू गोस्वामी हो गए, चंद सिंह राही जी हो गए, महेश तिवारी जी हो गए, बालम परदेसी जी हो गए, कई ऐसे हैं, संतोष खेतवाल जी हो गए। यहाँ है भेड़ चाल हमारे गढ़वाल में, अगर नेगी जी ने फिल्म में गा दिया तो सब नेगी जी के पास जाएंगे या फिर उससे गवाएंगे जो पैसे देगा। हमारे पास भाई पैसे भी नहीं थे देने के लिए,
के लिए हम तो धुन बना सकते थे बहुत अच्छी। और धीरज नेगी जी की फिल्म बनी थी ब्योली, 2 धुनें बनाई थी मैंने। एक महेंद्र कपूर जी ने गाई और एक अनुराधा पोडवाल ने गाई, और दोनों गाने मेरे हिट हुए। तो हम तो धुन बना सकते थे। अब किसी ने मुझे दोबारा कहा नहीं कि तो हमारी फिल्म के लिए धुन बना दी। लेकिन आपके जो है जितनी भी आपने कैसेटें निकाली हो, चाहे मिलिट्री का छोरा हो, हिमनी मोटर हो, उसके बाद आपकी कई और भी कैसेटें हैं जिनमें आप जवानी को बुखार आपका एक बहुत ही बढ़िया कैसेट थी जिसमें आपने रोमांटिक गीत भी गाए, क्योंकि आप हर फील्ड के गाने गाते थे, साथ ही रोमांटिक भी आप बहुत अच्छा गाते थे। तो जवानी का बुखार का क्या याद आ रहा कुछ? जवानी का बुखार में कुछ बाबा बाबा बाबली चोरी तो ऐसे मीते हैं पापा पापा प्यार हुए हाँ बाबा बाबा बाबली चोरी, ये हाथ होता, यही था मेन चीज़ बस। गुरु जी, उसके बाद फिर आपकी एक और कैसेट आई, टी सीरीज़ में आपको मौका मिला, और टी सीरीज़ से आपकी कैसेट आई अंग्रेजी बुलबुल, जिसने जो है और भी कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और सुपर हिट कैसेट रही। लोग आज भी उस कैसेट को याद करते हैं। अंग्रेजी बुलबुल की शुरुआत कैसे हुई और कैसे नाम रखा ये आपने अंग्रेजी बुलबुल? ये एक पहले हमारे यहाँ गांव में गाना गाते थे, ओ बे गो रे क्यों की ठाड़ी जोलापी अंग्रेजी बुलबुल, ये था गाना। फिर मैंने इसको धुन बदल के और इसको कन्वर्ट किया अपने हिसाब से, तो फिर मैंने इसको बदला। मैंने इसका नाम अंग्रेजी बुलबुल रखूँगा। ग्वारे क्यों की टाड़ी जुल्फी अंग्रेजी बुलबुल, आहा ग्वारे क्यों की टाड़ी जुल्फी अंग्रेजी बुलबुल। गुरुजी, हमने देखा है कि 70, 80 और 90 के दशक में कई सारी फिल्मों और एल्बमों का जो शुरुआत होती थी वो दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर किदवई नगर, सेवा नगर, विनोद नगर, यहाँ एक जमावड़ा होता था कलाकारों का, और सभी जो भी प्रोजेक्ट बनते थे इन्हीं क्षेत्रों में बनते थे। तो किस तरह का याद आ रहा है आपको उस समय की, किस तरह से माहौल बनता था, कौन कौन? हाँ, बोलते थे भाई यहाँ किदवई नगर के सामने आर्य समाज मंदिर था, वहाँ जाते थे। कहने थे आपको कि एक प्रोग्राम होता था तो 1 महीने तक रिहर्सल में जाते थे, और उसका आने जाने का भत्ता नहीं मिलता था, किराया नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। बस में धक्के खा के सारा दिन वहाँ बैठे रहना, एक गाना गाना, और फिर शाम को बस में धक्के खाकर घर आ जाना। लेकिन सर उस समय जो है हमने देखा कि कलाकारों में वो त्याग और तपस्या थी जो अपनी कला के प्रति। अब नहीं है उस समय। अब तो ये है कि अगर मैं आपके आया हूँ, इंटरव्यू देने आया हूँ, तो आप मुझे क्या दोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस समय लोग कलाकार जो है कला के प्रति जो है, हमारे समय पे पैसा नहीं था, इज्जत थी। अब जो है कल का जो कलाकार हमसे बाद में आए हैं, उन्होंने कारें ले ली और हम अभी तक बस में धक्के खा रहे हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं। तो हमारी क्या ज़िंदगी है? गुरुजी, साथ ही जो है आपकी एक और गाना बड़ा हिट हुआ था कि जीजा राम सिंगा, रेखा दसमाना जी के साथ आपने ये गाना गाया था। कुछ याद आ रहा हो इस गाने का? उसी का ही है। कुछ इस गाना कैसे बना, और क्योंकि ये सुपरहिट गीत हुआ था आपका, कुछ याद आ रहा हो? उसी का ही था, बैठ जा कैसेट का। कैसेट का नाम था बैठ जा। तो ऐसी कल्याण बाग में प्रैक्टिस हो रही थी, तो एक ने बोला, उसका जीजा आया था, बोला जीजा बैठ जा। अच्छा यार मिल वाली पे तो बहुत बड़ा अच्छा गाना बन सकता है। इतने मेरे को धुन आई याद आ गई। रेखा भी थी उस प्रोग्राम में। मैंने कहा चल रेखा, पटवाल जी का घर था, पटवाल जी डांसर थे, मैंने कहा चल वहाँ चल ले। वहीं फिर मैंने उसको कराया, मेरा जीजा राम सिंह, मेरा जीजा राम सिंह, राम
सिंगा गणिक बैठी जा म्यारा जीजा राम सिंगा गणिक बैठी जा। ये था। गुरुजी, आप जो है 70 के दशक से लेके और लगातार 2020 तक निरंतर अभी भी आप जो है उत्तराखंड संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो पहले के सफ़र को किस तरह से याद करते हैं? क्योंकि 70, 80 और 90 के दशक में आपने कई सुपरहिट कैसेटें दी, कई सुपरहिट गाने दिए और आज भी लोग उनको याद करते हैं। किस तरह से देखते हैं उस सफ़र को आप? उस जैसे तो आप कभी आ ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि जैसे कोई सपना देखा हो। वो समय अब नहीं आ सकता। गुरुजी, उस टाइम जो है हमने देखा है कि पहले के समय में लोग जो है उत्तराखंड के लोकगीतों पे ज़्यादा फोकस करते थे, उत्तराखंड के जो वहाँ के मुद्दे हैं उन पे ज़्यादा बातचीत करते थे। वो किस तरह से क्या लगता है कि आज वो लोकगीतों की कमी हो रही है? नहीं, करना नहीं चाहता कोई। सबने अपना लिख दिया। अब मैंने लिखा था इगासर की एक बांधी रासनी का बांध, अब उसने वही उठा के नैने डांडा कर दिया। तो क्या जरूरत है उसको मेहनत करने की? उसी वही धुन है, वही सब कुछ है। यानी पहले के समय में लोग जो है काफ़ी समय लेते थे एक एक गाने को बनाने। हाँ, अगर लोग ही धुन लिया, उसमें मेहनत करनी, कहाँ खटका देना है, काम मुर्की देनी है। हमारी ज़्यादा नहीं चले और वो ज़्यादा चल रहे हैं। जो कल गा रहे हैं, सुनने वाले भी वैसे ही हो गए और सुनाने वाले भी वैसे ही हो गए। हम चाहते हैं कि सर ब्रेक पे जाने से पहले कोई आपको कोई अपना गाना याद आ रहा हो, कोई सुंदर सा एक लाइन और सुना दीजिए, फिर ब्रेक लेते हैं। क्या बोलूँ मैं? जो आपको मनपसंद। एक कैसेट थी मेरी, लोकगीत है वो, लड़की बह गई थी नदी में, वो है। तो वो गीत है मेरा, बहुत अच्छा गीत है। मेरी आंसुली बुए बुए गंगा माँ डूबी ना मैं गंगा माँ डूबी ना। ये है वो गीत। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर से हमारा बातों का सिलसिला जारी रहेगा उत्तराखंड के ट्रेडिशनल लोक गायक जगदीश बकरोला जी से। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि जिस तरह से इनका जज्बा है, लगातार पिछले 45-50 सालों से वो निरंतर उत्तराखंड गीत संगीत के लिए काम कर रहे हैं, अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। उनका गला खराब होने के बावजूद भी जो है वो उत्तराखंडी गीतों को जो है, उत्तराखंडी गानों को पूरी तरह से समर्पित हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड के लिए कुछ करता रहूं, जब तक जिंदा हूं, जब तक लगातार उत्तराखंड की सेवा करता रहूं। निरंतर वो जो है अपने गीतों को जो है आज भी जो है स्टेज कार्यक्रमों के द्वारा लोगों की प्रस्तुति देते हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके गीत थे आज भी लोगों को याद है और जगदीश बकरोला का नाम लोगों के दिलों में इस तरह से छा गया कि वो आज भी इनको जो है प्रेरणा स्रोत मानते हैं। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि किस तरह से उनके क्लासिकल टीचर के तौर पर जिस तरह से वो अंध महाविद्यालय में जो है बच्चों को जो है संगीत के गुण सिखा रहे हैं, साथ ही उनसे जानेंगे कि क्या उत्तराखंड संस्कृति, उत्तराखंड राज्य ने कभी उनकी ओर ध्यान दिया या क्या आज जो नई पीढ़ी आ रही है उस पर उनके क्या विचार रहेंगे, युवा पीढ़ी के लिए वो क्या सोचते हैं, और आज के जो गीत संगीत और आज का जो उत्तराखंडी संगीत चल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, उस पर उनके क्या विचार हैं। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर से हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। फिर से एक बारी बातों का सिलसिला उनसे शुरू करते हैं। गुरुजी, आपका एक बारी फिर से स्वागत है हमारे खास कर। धन्यवाद जी। गुरुजी, हम चाहते हैं कि अब आपके जीवन के 2000 के बाद के सफ़र के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप अंध महाविद्यालय में भी जो है बच्चों को क्लासिकल संगीत के जो है हुनर सिखा रहे हैं, उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं, क्या है थोड़ा इसके बारे में बताइए। मैंने पहले तो सोना में लड़कियों को शिक्षा दी, उसके बाद 2005 से आज तक अंध महाविद्यालय में बच्चों को संगीत सिखा रहा हूँ, बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाता हूँ,
गंधर महाविद्यालय से, इलाहाबाद से क्लासिकल सिखाता हूँ। यही मेरा काम है कि मेरे से जितने से बच्चे बन सकें, जितना मुझे आता है उतना बच्चों को सिखा सकूं, उस ज्ञान को आगे तक बांट सकूं, ताकि आगे बच्चे मेरा नाम लें। लेकिन सर हमने देखा है कि आप जो है ये तो करते ही हैं, लेकिन उत्तराखंड संस्कृति के लिए आप पूरी तरह से समर्पित है। पिछले 70, 80 और 90 के दशक से लेके और 2020 तक आप नौकरी के साथ साथ जो है उत्तराखंड संस्कृति से भी जुड़े। क्या आपका ये लगाव है, आपका प्यार है, या उत्तराखंड के लिए आपके प्रति जो श्रद्धा है? मैं तो ये सोचता हूँ जी, आप लोग इतना कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं, अगर मैं इस उत्तराखंड के लिए मैं भी कुछ कर पाऊँ तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। और ये चाहता हूँ कि अगला जन्म मेरा हो तो उत्तराखंड में ही हो, ताकि मैं जो अब ना कर सका इस जन्म में अगले जन्म में करूँगा। इसीलिए जितना हो सकता है उत्तराखंड के बच्चों को, लड़कियों को, जो भी मेरे से ज्ञान लेने आता है उनको सिखाने की मेरी कोशिश रहती है। और बहुत सारी नए बच्चे तैयार किए मैंने। गुरुजी, जिस तरह से आप तो पिछले इतने सालों से जो है उत्तराखंड संगीत और क्लासिकल के आप जो है माहिर हैं और साथ ही बच्चों को सिखाते भी हैं, क्या लगता है कि जो बच्चे अब इस कला में आ रहे हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं, उनको जो है सीखना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि संगीत का बिना ज्ञान के कई बच्चे आते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको संगीत बहुत ज़रूरी है और शिक्षा दीक्षा बहुत ज़रूरी है? वैसे तो शिक्षा दीक्षा ज़रूरी है, क्योंकि जिसका अधूरा ज्ञान रहेगा कहीं ना कहीं मार खा जाता है। इसीलिए अगर उन्हें प्रॉपर अच्छा कलाकार बनना है तो थोड़ा क्लासिकल के बारे में ज्ञान ज़रूर कर ले। लेकिन आजकल तो ये हो रहा है, जो एक गाना उस पे डाल देता है यूट्यूब पे, उसको लाखों देख जाती हैं, वो कहता है बस मैं हो गया कलाकार, चाहे उसको साख के बारे में पता नहीं। तो कलाकार की जो आपने परिभाषा बताई सचमुच, क्योंकि जिस तरह से अगर जब तक उसको उत्तराखंड की संस्कृति का, उत्तराखंड लोकगीतों का अध्ययन नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, वो आगे कैसे बढ़ सकता है? बढ़ रहे हैं। अब तो है कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वो हो रही है। सुनने वाले भी वैसे ही हो गए और सुनाने वाले भी वैसे ही हो गए। आपके समय में गुरुजी जो है आपने कहा कि लोकगीतों का बड़ा प्रचलन था, जैसे छोड़ा, छड़िया, चांसरी, झपेली, भकनौल, बहुत सारे इस तरह के खुदेड़ गीत हो गए, आपके जागर शैली के हो गए, आपके भकनौल हो गया, हमारे कई सारे ऐसे गीत थे जो न्योली हो गई। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं बिल्कुल लुप्त होते चले जा रहे हैं, अब वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। क्यों? कोई करता ही नहीं है। जिसको भाई हम लोगों ने मेहनत की और हम लोगों ने पैसा नहीं कमाया, और जिसने 2 गीत गा दिए उसके पास कार हो जा रही है, तो क्यों करेगा वो? जिसको मिले क्यों वो करे क्यों? लेकिन गुरुजी आप ये भी तो देखिए कि जो आज का ज़माना है, आज का ज़माना उनको जो है एक्सेप्ट कर रहा है, उनको पसंद कर रहा है, उनके गानों को लाइक दे रहा है और उनको जो है रातों रात सुपरस्टार भी बना रहा है, और मंचों पे भी आप उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्या उनको ऐसे मिल गया तो क्यों करेंगे मेहनत? लेकिन गुरुजी हमने देखा है कि समाज भी उनको एक्सेप्ट कर रहा है, युवा पीढ़ी जो आज की उत्तराखंड की युवा पीढ़ी है उनके गानों को बहुत पसंद कर रही है। मैंने आप क्या बोला कि सुनने वाले वैसे ही और सुनाने वाले ऐसे ही। न सुनने वालों को पता है और न सुनाने वालों को पता है। जब दोनों ही एक जैसे हो गए तो फिर वैसे ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी कलाकार आज के समय में आ रहा है वो उतना अध्ययन नहीं करता जितना आपके ज़माने में होता था। हाँ, आज के ज़माने में जो बच्चे आ रहे हैं वो फ्यूजन, मसअब और रिमिक्स के द्वारा जो है लोगों के दिलों में अपने जो है। मेरे को कितने ही पत्र आए कि आप रिमिक्स बना लो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं रिमिक्स नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। बोले आपकी कैसे बहुत चलेगा, बड़ा नाम होगा। मैंने कहा मेरा नाम जितना हो गया उतना हो गया। अब मैं नहीं पढ़ना चाहता कि इधर भी उधर भी, राम मिले ना अयोध्या। मैं जिसमें हूँ
उसी में ठीक हूँ। मेरा मन गवाही नहीं देता रिमिक्स में जाने का। तो गुरुजी लेकिन अब जो है नया ज़माना आ गया है, आपको नहीं लगता है कि अब युवा पीढ़ी को भी जो है अपने उत्तराखंड की संस्कृति की ओर लाना चाहिए, उनको लोकगीतों से जागरूक करना चाहिए? आखिर ये पहल कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि सुनने वाले चाहते हमें ऐसा ही मिले, सुनाने वालों को सब कुछ मिल रहा है तो क्या क्यों करेगा कोई हमारे जैसे होगा, आपके जैसे, तो हमारी सुनता कौन है? लोग तो हमें भी बेवकूफ़ कहेंगे, बोले तुमने क्या किया। मेरी घरवाली खुद कहते हैं तुमने क्या किया। आजकल फलाना कलाकार इतना कार में आ रहा है, कार में जा रहा है, और हम लोग बसों के धक्के खा रहे हैं। तो क्या लगता है केवल मान और सम्मान मिला लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पाई, मेहनताना नहीं मिल पाई। मेहनत ना हमारे को भी उत्तराखंड सरकार ने पूछा, सरकार भी नहीं को पूछ रही है। कभी हमने कई साल तक मैंने BR टमटा जी का प्रोग्राम फ्री किए। जब यहाँ उत्तराखंड अलग हो रहा था, कहाँ गए हम राय जी के साथ। अरे बल सरकार अलग हो जाएगी, उत्तराखंड तुम्हें भी कुछ मिलेगा। जिनको मिलना था उनको मिल गया, हम तो वहीं के वहीं पड़े हैं। लेकिन गुरुजी क्या लगता है आपको कहाँ कमी नज़र आ रही है? क्योंकि आपका इतना लंबा सफ़र, क्या राज्य सरकारों और संस्कृति विभाग ने कभी आपको ध्यान नहीं दिया? क्या उनको नहीं लगता कि जगदीश बकरोला भी उत्तराखंड के एक लोक गायक हैं? यह तो कोई वहाँ उनके अपने खास आदमी बैठे हुए हैं जो उनको याद नहीं दिलाना चाहते। अब तो ये है बल्कि आपने अपनी माणी और चुप जाके खानी। लेकिन आपने कई इंटरव्यू में कहा है कि आप जो है राज्य सरकार से बड़े नाराज़ हैं। क्यों? आखिर क्या कारण है कि आप उनके लिए आप नाराज़ हैं? क्यों आपको लगता है कि राज्य सरकारें वो काम नहीं कर पा रही? तो आप मेरे को क्या दिया किसी भी राज्य सरकार ने? इतना हमने मिट्टी के ऊपर गाने गाए, इतने हमने सरकार के ऊपर गाने गाए, क्या मिला हमें बताओ? यानी आपने पूरी ज़िंदगी अपनी इस उत्तराखंड संस्कृति के लिए लगा दी लेकिन आपको कुछ मिल नहीं पाया। वही जो आप कह रहे हैं कि अभी भी हम जो है बसों के धक्के खा रहे हैं लेकिन आज तक भी हमने कार नहीं ले पाए, तो कहीं ना कहीं आपका कार नहीं ले पाते, कम से कम एक रहने का ठिकाना तो होता। किराए के मकान में आज वहाँ धक्के खा रहे हैं, कल वहाँ धक्के खा रहे हैं। लेकिन गुरुजी चाहे सरकारों ने आपको कुछ ना दिया हो, संस्कृति विभाग ने आपको कुछ ना दिया हो, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने आपको सर आंखों पे चढ़ाया। उनका प्यार, उनका इज्जत आपके लिए हमेशा रही है और जनता ने आपको हमेशा एक्सेप्ट किया है। देखो जी जनता ने क्या को जो है आप अलग अलग कैटेगरी में रखें, जो लोक कलाकार की कैटेगरी में आते हैं कम से कम उनको वो मेहनताना जरूर मिलना चाहिए जिसके लिए उन्होंने जो है अपनी पूरी ज़िंदगी उत्तराखंड संस्कृति की लगा ली। कम से कम उनको मेहनताना मिलना चाहिए और काम लगातार मिलना चाहिए। अब मैंने कितने अभी लॉकडाउन में परमेंद्र इनको और त्रिवेंद्र रावत को लेटर लिखा कि भाई हम परेशान हैं। उन्होंने पता नहीं कहाँ वो चिट्ठी डाल दी होगी। लेकिन सर राज्य सरकारों ने जो है अभी कुछ कलाकारों के लिए कुछ मेहनताना लगाया है, हर महीने उनको कुछ रकम दी जा रही है, लेकिन लगता है कि वो धरातल पे नहीं आ पा रही। पता नहीं भाई, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। लगाई होगी तो पता नहीं किसके लिए लगाई होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो हर कलाकार तक नहीं पहुंच पा रही और हर कलाकार तक उनकी जो है वो बातों को नहीं पहुंचा पा रहे। उत्तराखंड के संगठन हो चाहे उत्तराखंड के संस्कृति से जुड़े लोग हो, वो हर कलाकार तक वो बातों को नहीं पहुंचा पाते, लेकिन सरकारें तो कर रही हैं कुछ ना कुछ काम। अब हमें क्या पता, जब हम भूखे हैं तो हमारी तरफ से तो सभी भूखे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। गायक की क्या परिभाषा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। लोक गायक तो अब बहुत कम रह गए। लोक गायक तो 2-4 ही थे, जी सिंह जी, राय जी, और थोड़ा बहुत उनसे जो हमने सीखा है, तो हम भी थोड़े बहुत, उतने तो नहीं पर काफ़ी कुछ हमने उनसे सीखा है। लोक गायक तो किसी को कहना ही नहीं चाहिए आजकल के बच्चों को, क्योंकि लोक गायक में जब मेरा रेडियो
रेडियो स्टेशन में टेस्ट हुआ था तो बहुत सारा कुछ पूछा गया था मेरे से। लाली क्या होती है, थड़िया क्या होता है, चौंपला क्या होता है, दूड़ा गीत क्या होता है, और लाली 2 प्रकार की कितने प्रकार की होती है। तो ये सारा ये अब तो किसी भी कलाकार को नहीं आती। जागर क्या होते हैं, मैंने तो जागर को तब लेके जब ताल में गा दिया। वो है लोकगीत। अनुरागी जी इंटरव्यू ले रहे थे, दंग रह गए, यार बुलावल तूने कैसा किया इसको ताल में। वो है लोकगीत। यानी आप कह रहे हैं कि लोकगीत वो लोकगीत होता है जो एक दूसरे से धीरे धीरे बनता है और हर जगह हर दूसरे गांव में मिल मिल के एक पूरा गीत बनता है, और उसके लिए जो है बहुत यानी अध्ययन करना पड़ता है, गीतों को जो है समझना पड़ता है, धरातल पे जाना पड़ता है, तब जाके लोकगीत बन पाता है। हाँ, आजकल तो लोग वो अपना ही लिख देते हैं। मैं बहुत बड़ा लोक कलाकार हो गया, खत्म। जी, आप दिल्ली एनसीआर में काफ़ी सालों से रह रहे हैं। लगातार यहाँ की उत्तराखंड की संस्थाएं समय समय पे जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है और उत्तराखंडी कलाकारों को जो है मंच देती है। आप भी कई कार्यक्रमों में पहुँचे हैं, उत्तराखंडी संस्थाओं के कार्यक्रमों में पहुँचते हैं। कैसा लगता है जब उत्तराखंडी संस्थाएँ ये कलाकारों के लिए काम देती है और आप लोगों को मंच देती है? आम संस्थाओं का तो मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और संस्थाओं की वजह से हम चल रहे हैं। जो सरकार नहीं कर पाई वो संस्थाएं कर रही हैं। पिछले साल भी मुझे 2 संस्थाओं ने थोड़ा बहुत सम्मानित किया है, और उन्होंने बड़ा हर साल कोई ना कोई संस्था ढूंढ के मुझे जाती है और सम्मानित करती हैं। तो संस्थाओं के प्रति तो मैं जितनी भी संस्थाएं हैं सारी संस्थाओं का आभार प्रकट करता हूँ कि कलाकार संस्थाओं की वजह से ये थोड़े बहुत चल रहे हैं। तो क्योंकि सर उत्तराखंडी कलाकार उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार तो करता ही है, लेकिन उत्तराखंडी संस्थाएं भी हमने देखा कि लगातार उत्तराखंड संस्कृति उत्तराखंडी कलाकारों के लिए काम देती है। सही बात है जी। उत्तराखंडी संस्था और कलाकार दोनों का आपस में मेल है। संस्थाएं कलाकार को चढ़ाती है और कलाकार संस्थाओं से ही है वो करता है। तो इसीलिए संस्थाएं ज़रूरी है। संस्थाएं ना हो तो कलाकार पनप नहीं सकता। गुरुजी, जिस तरह से आज के ज़माने में नए नए बच्चे आ रहे हैं, नए सिंगर आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं उनको, आपके समय में आप लोगों को इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया था, लेकिन अब नई जनरेशन जो आ रही है उसको कई प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, कई मंच हैं, कई ऑनलाइन है, कई डांस कंपटीशन हो रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप? अच्छी बात है, आओ और आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सीखो तब आओ। तो अब जैसे मेरा लड़का है, ये आ रहा है 2 गाने किए इसने, लेकिन 2-3 हफ्ते मैंने इसको पहले प्रैक्टिस कराई है, तब जाके आया है। मैंने कहा भाई पहले तो मेरे से अच्छा गाओ, नहीं तो कम से कम मेरे बराबर तो गाओ, तब आने का फायदा है। यानी हमने तो आपके बेटे को जो है मुकेश बकरोला की बात कर रहे हैं आप, हमने उसको कई जो है मंचों पे देखा है, कई अच्छे अच्छे संगीतकारों के साथ वो ढोलक तबला बजाता है और बहुत अच्छा नाम है उसका। ढोलक तबले में तो अच्छा नाम कर लिया। अब वो जो है सिंगिंग में आ रहा है। सिंगिंग में आ रहा है, गाने में तो 2 गाने अभी इसके रिकॉर्ड हुए हैं, तो उसमें आप कभी आ जाएंगे तो सुनना। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, स्पेशल तैयारी करवाई है उसकी कि बेटा ऐसा मत आओ, जैसे लोग आ जाते हैं, पहले सीखो कण मुर्खियाँ क्या होती है। बिल्कुल। यानी आप कह रहे हैं कि संगीत को सीखना बहुत ज़रूरी है, उस पर जो है तपस्या देनी बहुत ज़रूरी है, मेहनत और रियाज करना बहुत ज़रूरी है। रियाज करना बहुत ज़रूरी ये है जी। गुरुजी, चलते चलते हम चाहते हैं कि कोई और गीत आपको अपना पसंद आ रहा हो, कोई नई एल्बम्स आपकी अभी कोई आई हाल ही में, या कोई आपको गीत कोई अपना याद आ रहा हो? अभी तो 2 साल से गला खराब है, कोई नहीं आई, पर उससे पहले आई थी एक एल्बम मेरी सुंदरा लक्ष्मी कैसेट से,
उसमें एक गाना है, बड़ा पसंद करते हैं, कर रहे हैं लोग आजकल। मकरैणी नैना को ऐली, तू मकरैणी नैना को ऐली, मेरी स्याली सुलोचना ये धनगल है जय, मेरी स्याली है सकू जरा धनगल है जय, ये है जी। चलते चलते सर हम ये जानना चाहते हैं कि 70 के दशक से लेके और 2020 तक के सफ़र में आप जगदीश बकरोला जी अपने आप को कहाँ खड़े दिखते हैं उत्तराखंड संस्कृति और उत्तराखंडी कलाकारों के बीच में? क्या लगता है आपको, आपने वो मुकाम पाया या अभी भी कहीं कमी है कुछ? नहीं, आदमी मेहनत करने से तो कभी हटता ही नहीं। जितना पाता है आदमी को ये रहती है, उससे ज़्यादा मिल जाए तो खूब है। तो मैं चाह रहा हूँ और मेहनत करूँ और मिले, भले पैसा ना मिले लेकिन पब्लिक और ज़्यादा पसंद करे। नई नई कंपोजिशन, नई नई कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। भगवान चाहेगा, माता सरस्वती की कृपा होगी, मेरा गला ठीक हो जाएगा तो फिर नई एल्बम की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, हमारी भी शुभकामनाएं गुरुजी आपके साथ रहेगी। और साथ ही हम चाहते हैं कि जो युवा बच्चे आ रहे हैं, युवा पीढ़ी आ रही है उत्तराखंडी गीत संगीत की और, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई यही है कि सबसे पहले किसी न किसी को गुरु बनाए, तब आए इस लाइन में तो सबसे बढ़िया रहेगा। बाकी कहना तो किसी ने मानना नहीं आजकल तो ये कि, लेकिन अगर वो आएंगे किसी गुरु मान के, किसी से सीख के, तो कहीं मार नहीं खाएंगे। यही मेरा संदेश है। और उत्तराखंड समाज को क्या कहना चाहेंगे और उत्तराखंड समाज को भी यही कि उत्तराखंड के कलाकारों को, पहले तो सभी कला, लेकिन जो पुराने कलाकारों को, उनको प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। यही मेरा वो है कि कलाकार कंपनी से और कलाकार कंपनी कलाकार से होती है, तो उनका सम्मान बढ़ेगा, कंपनियों का भी और संस्थाओं का भी सम्मान बढ़ेगा। यही मेरा कहना है। गुरुजी आप हमारे कार्यक्रम में हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद दीप जी। और मैं धन्यवाद उन सबको दे रहा हूँ जो कि संगीत से जुड़े हैं और नए बच्चे भी जुड़े रहें। इसी प्रकार हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ता रहे और जो भी जुड़े अच्छी मेहनत से, लगन से, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं ऐसे सब लोग काम करें तो मुझे विश्वास है कि हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ता रहेगा और बढ़ता ही चला जाएगा। नए नए कलाकार आते ही चले जाएंगे। ऐसे ही नए कलाकारों को प्लेटफॉर्म दीजिएगा। आपका फिर से कोटि सारा धन्यवाद। जय हो। धन्यवाद बकरोला जी, आप हमारे कार्यक्रम में पहुँचे। ये थे उत्तराखंड के ट्रेडिशनल लोक गायक जगदीश बकरोला जी, जिन्होंने साफ कहा है कि जो भी बच्चे आजकल आ रहे हैं वो संगीत को ज़रूर सीखें, क्योंकि संगीत की विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पारंगत होना बहुत ज़रूरी है। जब भी जाके जो है आप लंबा चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं। और उत्तराखंड की संस्कृति को न छोड़ें, उत्तराखंड के लोकगीतों को न छोड़ें। उत्तराखंड की जो संस्कृति लगातार पिछले 70 के दशकों से चली आ रही है उसको न छोड़ें, उसको लेके चलें तो आप ज़रूर जो है उत्तराखंड के लोगों के दिलों में बसेंगे। उत्तराखंडी लोकगीतों पर आप जो है अपना वजद बना पाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें भी उम्मीद है कि आप लोगों को जगदीश बकरोला जी का यह प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा और उनकी बातों को आप ज़रूर अमल में लाएंगे, क्योंकि पिछले 70 के दशक से लेकर और अभी तक के दशक 45 और 50 सालों का उनका लंबा सफ़र है, लंबा अनुभव है। उन्होंने हर छोटे मोटे और उतार चढ़ाव को देखा है और आपने इंटरव्यू में भी देखा कि उन्होंने किस तरह से जो है उत्तराखंड संस्कृति के लिए लगातार अपने बीते हुए सालों के बारे में आपको रूबरू कराया। उम्मीद है कि आपको उनके जीवन के सफ़र के बारे में कुछ हमने जो है बताने की कोशिश करी है और आप उनके जीवन सफ़र को समझ पाएंगे, उनके संघर्षों को समझ पाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मेरे सहयोगी गोविंद कोहली के साथ मुलाकात के लिए आज यहीं ख़त्म करते हैं और आगामी एपिसोड में फिर किसी और हस्ती से, उत्तराखंड की किसी और हस्ती से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। जब तक दीजिए हमें इजाज़त।